गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। सो लास्ट सेशन में एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था, ठीक है। उसमें अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल भी देखा था एक, और सॉरी अनचेक्ड एक्सेप्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और एक चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल देखा था जिसमें हमने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद ट्राई ट्राई कैच ब्लॉक भी हो चुका था। तो आज जो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड की बात करेंगे। We will talk तो ये तीन चीजें आज देखेंगे। आई थिंक हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक भी देखा था, बट ये तीन चीजें रह गई हैं अभी। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, जिसे हम कस्टम एक्सेप्शंस भी कहते हैं, थ्रो क्लॉज एंड थ्रोज क्लॉज। बट बिफोर दैट आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, let me call it as my exception project. It is create a class I'm creating class your class employee. getters and setters जनरेट करने के लिए सोर्स में जाके generate getters and setters, ठीक है, and select all, click on generate. Okay, so you will get your getters and setters. Okay, तो अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ एक क्लास ली है, ठीक है, एम्प्लॉय, और दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं या दो वेरिएबल्स लिए हैं, और गेटर्स और सेटर्स लिया है। ओके, गेटर्स एंड सेटर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका क्या यूज है। हम एक काम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर एक मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं in another class. Let's create the object of employee class. Is equals to, now what if I print emp? So यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एम्प्लॉय emp is equals to new employee, एंड डायरेक्टली हमने क्या करा है, emp यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा, यस, एनी केसेस? ओके, तो फिलहाल हमने emp ऑब्जेक्ट तो बना लिया एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है। और अगर अब हम इसको जो है रन कराते हैं तो कुछ आपके सामने कोड देखने को मिलेगा, हैश कोड बेसिकली। ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास है, उसके बाद कोई आपको कोड दिया हुआ है। तो ये कुछ वियर्ड आउटपुट है, हमको ये नहीं चाहिए था। हमको एम्प्लॉय क्लास में जो है, अगर जब हम ये ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएं तो हमें उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स चाहिए। कैसे? तो मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ डेटा इस ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं, लाइक emp डॉट id इक्वल्स टू सेटर से कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीजें सेट की हैं, ठीक है, आईडी और अब हम ये चाहते थे कि अगर यहाँ पर हम ये emp प्रिंट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं,
तो ये दोनों डिटेल्स प्रिंट होनी चाहिए थी, आईडी और नेम, बट आउटपुट इज समथिंग वियर्ड। ओके, आउटपुट यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर हमने क्लास बनाई और हम जब दूसरे क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हमें आउटपुट नहीं, जो हम चाहते हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, बल्कि उस क्लास का नेम और हैश कोड मिलता है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम और आईडी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड को ओवरराइड करते हैं किसी क्लास में, कि जब हम ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पब्लिक वाइट, यहाँ पर एक बेसिकली वाइड नहीं, इसका स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग, इसको हम जो है ओवरराइड करते हैं। ठीक है, ये चीज देख रहे हैं आप, ये एक मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है, टू स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा ये मेथड टू स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ये मेथड बेसिकली हम ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये एम्प्लॉय क्लास है, तो हर क्लास जो है ना किसी हर क्लास जो है जावा में बाय डिफॉल्ट, जो आप यहाँ देख रहे हो इनहेरिट यहाँ पर तो नहीं किया हुआ, पर बाय डिफॉल्ट जो है एक क्लास से वो इनहेरिट होती है, ठीक है। ये आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको एक्सटेंड से कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर एक क्लास होती है, ठीक है, वो इनहेरिट होती है, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास जो है, इसने भी किसी एक क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, उस क्लास का नेम अभी देखेंगे बाद में। बट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो क्लास देख रहे हो आप एम्प्लॉय, इस क्लास ने जो है एक हिडन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और उस क्लास में एक मेथड है टू स्ट्रिंग। हम उसी क्लास के जो इनहेरिट की हुई क्लास है उसके इस मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है, देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो उसका क्या तरीका है, रिटर्न स्टेटमेंट, और कोई भी स्ट्रिंग आप रिटर्न कराना चाहो, सपोज करो मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ ABC, ठीक है। तो जब अब आप क्या होगा, जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया EMP का, और जब यहाँ पर आप इसको प्रिंट करोगे तो बेसिकली ये मेथड कॉल होता है, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। टू स्ट्रिंग मेथड में क्या हम रिटर्न करा रहे हैं, ABC, तो क्या आउटपुट होगा, ABC आउटपुट होगा, ठीक है। जब आप ये EMP जब आप जो है प्रिंट कराओगे, तो बेसिकली ये वाला मेथड कॉल होता है टू स्ट्रिंग मेथड। अब यहाँ पर जब आप इसको कॉल करोगे, now you can see the output is as ABC। जबकि अभी पिछले में हमने क्या देखा था कि आउटपुट कुछ वियर्ड सा आ रहा था, कोई हैश कोड टाइप का आउटपुट। तो हमें अगर एक प्रॉपर मैसेज रिटर्न करना है या हमें प्रॉपर स्ट्रिंग को रिटर्न करनी है, ठीक है, तो आप जो है टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करोगे। अब मुझे डिटेल रिटर्न करनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं तो रिटर्न करना ही है, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय या समथिंग, कुछ भी आप यहाँ सपोज कीजिए, हम लिख देते हैं नेम प्लस नेम प्लस आईडी। So now what should be the output? सर अमूल्य और 3 आएगा। ये आउटपुट नहीं होगा, पूरा आउटपुट क्या होगा, रिटर्न देखिए, पहले नेम प्रिंट होगा, देन अमूल्य, फिर आईडी प्रिंट होगा, देन आईडी। ओके, यस सर, डबल कोट वाला ही तो प्रिंट होगा। तो नाउ नेम अमूल्य एंड आईडी 3। तो यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो कि किस तरीके से जो है हम कोई ऑब्जेक्ट जब हम प्रिंट कराएं तो कैसे जो हम एक प्रॉपर डेटा रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे EMP का, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप जब आईडी सेट कर रहे थे, तो आपने क्या किया है, इसी क्लास में, माय माउस इज नॉट वर्किंग, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मोमेंट, माउस हैंग कर गया है।
ओके, यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम है? हसनैन एंड नो विनय, नहीं? ओके, ये चीज समझ गए ना? नो सर। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज समझ गए? क्लास में जब ये इसीलिए है कि मान लीजिए कि हम इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्लास में ही टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। सर ये एक मैसेज टाइप का होता है क्या कि ये मैसेज देगा? ये मतलब ये देखिए, जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया ईएमपी, ठीक है? ईएमपी के बाद आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट कर दी, आईडी और नेम आपने सेट कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली अगर ईएमपी प्रिंट करोगे, यहाँ पर देखो, आप डायरेक्टली ईएमपी प्रिंट कर रहे थे जब ये चीज नहीं थी, सपोज ये मैसेज नहीं था, तो एक कुछ हैश कोड प्रिंट हो रहा था, देख रहे थे आप? यहाँ पर यस देखिए यस कुछ सर। हैश कोड प्रिंट हो रहा यस है, सर। पर हम ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज प्रिंट हो, हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैसेज प्रिंट हो, या फिर हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना है, ठीक है? और उसका ये सिग्नेचर होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप होना चाहिए एंड टू स्ट्रिंग मेथड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आप ओवरराइड कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओवरराइड का मतलब यही है कि जो है आप सिर्फ डेफिनेशन अलग दे रहे हो, ओके? बाकी मेथड का जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर से मतलब समझ रहे हो आप? मेथड सिग्नेचर क्या होता है? सर नहीं पता। मेथड सिग्नेचर इसी को कहते हैं। ये जो लाइन देख रहे हो डिक्लेरेशन, ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, और ये मेथड का नेम क्या होगा, और अंदर पैरामीटर्स क्या होंगे, इसी चीज को कहते हैं मेथड सिग्नेचर। ये जो इतनी वाली लाइन देख रहे हो आप ना, इसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। और ये जो आप अंदर देख रहे हो, ये मेथड की डेफिनेशन कह लो या बॉडी कह लो, ये भी मेथड बॉडी सिग्नेचर, ठीक है? ये भी आपका मेथड सिग्नेचर हो गया, देन ये भी आपका मेथड सिग्नेचर है, और ये भी, ठीक है? ये मेथड सिग्नेचर कहलाता है, याद रखिएगा इस चीज को। ये तो हम इसलिए आपको बता रहे थे, अभी हमें इसका यूज होगा, ये किस तरीके से जो है हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं और एक प्रॉपर मैसेज रिटर्न करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्रोज क्लॉज के बारे में, ओके? तो थ्रोज क्लॉज बेसिकली है क्या? आप ऐसा समझो, जब हम पढ़ रहे थे चेक्ड एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, चेक्ड एक्सेप्शंस जब पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी कि हमें कंपाइलर फोर्स करता है कि आप जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक यूज करो, ठीक है? और एक्सेप्शन को हैंडल करो। आप बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमसे कहा जाता था। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, नया नहीं, इसी को हम जो है इसी में एक क्लास ले लेते हैं माई एक्सेप्शन में। There is a class exception demo. Inside that, let me define a main class. हमने आपको एक इनपुट लेने का तरीका बताया था, कौन सी क्लास यूज कर रहे थे वहां पर? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास। एक और मेथड बताते हैं, ठीक है? ये थोड़ा उससे लंबा है बट वर्क करता है, कैसे देखिए। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश की थी? सर अभी नहीं सर, अभी नहीं हो पाया। अभी टाइम चलो नहीं कोशिश है सर। करना, ठीक है? उसको ऐसे करना है। तो यहाँ पर ओके, एक क्लास होती है बफर्ड रीडर, आप सिर्फ देख लो, ज्यादा यूज तो है नहीं। मैं क्योंकि अभी चेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पर आता है, मैं इसलिए इस क्लास को यूज कर रहा हूँ। क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बफर रीडर br इक्वल्स टू बफर रीडर। इसके अंदर भी, इस कंस्ट्रक्टर में हमको एक और ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते थे, और न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये हालांकि बहुत
लंबा कोड है, बस आप लोग देखो इस चीज को। नाउ इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये क्लास जो है java.io पैकेज के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो नाउ हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर माउस ले जाए तो आपको जो है इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट और फिर आप इंपोर्ट हो जाएगी, तो वो पैकेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो java.io.bufferedreader क्लास के अंदर है। एंड हियर आल्सो इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए भी जो है हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। सो हियर लेट्स इंपोर्ट द पैकेज, तो java.io.inputstreamreader पैकेज को इंपोर्ट किया। okay. तो लाइक दिस बफर रीडर BR, ठीक है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, न्यू बफर रीडर। और आपको पता होगा ये जो न्यू बफर रीडर हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते थे, और इसके अंदर जो भी पैरामीटर होता था, ये आप जो देख रहे हो बफर रीडर के अंदर, बेसिकली ये कहाँ पास होता था, कंस्ट्रक्टर में। जब हम यहाँ पे जो भी पास करते थे, थोड़ा आप लोग रिमाइंड करें, तो यहाँ पर जो भी हम चीज लिखते थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पैरामीटर होता था, ठीक है, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन हमने किया हुआ होता था, वो कॉल होता था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो ये न्यू बफर रीडर ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का इतना पार्ट है। अब वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। देखिए हमने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, उसके बाद अभी आपने ये चीज नहीं देखी कि ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। तो बेसिकली ये न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये भी इनपुट स्ट्रीम रीडर भी जो है एक इनपुट स्ट्रीम रीडर जब हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है एक पैरामीटर पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये कोई खास वो नहीं है, बस आप ये समझिए। देखिए इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो BR हमने बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, BR। अब अगर हमें इंटीजर में कोई इनपुट लेना है, तो int n is equals to BR डॉट रीड लाइन, BR डॉट रीड लाइन। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है एक रेड अंडरलाइन शो हो रही है, कोई गैस है क्यों शो हो रही होगी? इससे शो हो रही क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। तो इसको हमें जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जो है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावा में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को, इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट। जावा काफी बड़ी लैंग्वेज है और ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। इंटीजर डॉट पार्स, ओके, आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स। तो जो हमारी वैल्यू है वो जो है आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, बट स्टिल अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, जो मेन चीज है वो ये आ रही है, ठीक है। तो हमने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरीके से, और फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज किया है इनपुट लेने के लिए। इनपुट जब हम लेंगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट का यूज करेंगे, जब हम यूज कर लेंगे तो बेसिकली होगा कि इनपुट वो आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और एन में आपकी वैल्यू सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो अंडरलाइन, फिर से एक रेड अंडरलाइन शो हो रही है, यानी कि एरर है। क्या एरर है? तो बेसिकली जब हम यहाँ पर माउस रखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप हाई एक्सेप्शन। तो विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज दिस, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन? सर चेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन को कंपाइलर फोर्स कर रहा है कि आप इसको हैंडल करो। तो मैंने दो तरीके, आपको एक तरीका बताया था कि हमें अगर एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो क्या करते, क्या पढ़ा था हमने, कोई अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था तो हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, पढ़ा था पीछे, पिछली बार पढ़ा था सर। ट्राई कैच से उसको हैंडल करते थे। गुड, ट्राई कैच ब्लॉक में रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है सराउंड विद ट्राई मल्टी कैच। ट्राई मल्टी कैच का एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कैच होते हैं, तो जो कैच जो है, जो मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट होता था तो सब्सीक्वेंट कैच ब्लॉक उसको कैच करता था, ठीक है। और एक यहाँ पे है सिर्फ सराउंड विद ट्राई कैच। तो हमने ये तो दो देखे हैं, ट्राई कैच भी देखा है, विद ट्राई मल्टी कैच भी देखा है। बट यहाँ पर थ्रोज डिक्लेरेशन का क्या यूज है? थ्रोज डिक्लेरेशन का सिंपल सा यूज है कि हम बहुत लेजी हैं,
हम नहीं चाहते हैं कि ट्राई कैच यूज करें, हमें नहीं हैंडल करना है। तो बस इस एरर को छिपाने के लिए, सॉरी, इस एक्सेप्शन मतलब ट्राई कैच से बचने के लिए, एरर को पास करने के लिए, जो ये एरर बेसिकली, ये जो एरर अभी आपको शो हो रही है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या करो, ट्राई कैच ब्लॉक ना लिखो और आप लिख दो थ्रो which type of exception it may throw IO exception। ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन बेसिकली जो है थ्रो करता है। ओके, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो अब आप देख रहे हो हमने यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज किया है और IO एक्सेप्शन यूज किया, बट स्टिल यहाँ पर हमको एरर शो हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें इसके लिए पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड जब आप इस पर माउस रखेंगे तो यू कैन सी दैट यू हैव टू इंपोर्ट IO एक्सेप्शन व्हिच इज इनसाइड java.io पैकेज। ओके, तो java.io.io एक्सेप्शन पैकेज को हमने इंपोर्ट किया, तो जो भी एरर थी वो सारी की सारी ठीक हो गई। तो थ्रोज कीवर्ड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें कंपाइलर फोर्स कर रहा है कि आप जो है एक्सेप्शन को हैंडल करो, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक से, तो हम नहीं करेंगे, हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करना, बहुत लेजी है, हम सिंपल सा लिख देंगे थ्रोज IO एक्सेप्शन। तो अब ये हो क्या गया, ये अभी भी एक्सेप्शन तो जनरेट करेगा, बट अब ये एज अनचेक्ड एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है। अभी तक क्या था, काम कर रहा है, बंद नहीं जाता है, काम कर रहा है। जैसे अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पर अभी आप देखो, अगर मान लो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता या अरिथमेटिक एक्सेप्शन ले लो जो कि एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो क्या ये हमें यहाँ पर एरर शो होती? अगर अनचेक्ड नहीं होती है। नहीं होती, वो तो डायरेक्ट एक्सेप्शन अगर जनरेट होता तो आपको रन टाइम में शो, बट यहाँ पर क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है, और कंपाइलर हमें फोर्स कर रहा है कि आप जो है इसको हैंडल करो, हैंडल करने का एक ही तरीका है ट्राई कैच ब्लॉक में इसको लिखें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक में लिखें, हम कहते हैं भाई अभी छोड़ दो, अगर एक्सेप्शन जनरेट होगी तो रन टाइम में देखा जाएगा, कर देना जनरेट। दैट्स व्हाई वी यूज थ्रोज। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। नाउ व्हाट अबाउट थ्रो कीवर्ड? तो अभी तक आप जो भी एक्सेप्शन देख रहे थे, ठीक है, वो बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन था। उसके बाद और भी एक्सेप्शन देखे थे हमने, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन देखा था, वो भी आपका जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन था यहाँ पर। और वो जो भी एक्सेप्शंस थे, ये जो आप देख रहे हो अनचेक्ड एक्सेप्शन में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये जो आप देख रहे हो ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस, ठीक है। प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ऑलरेडी कंपाइलर में ये सारे एक्सेप्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हम खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि अगर यूजर जो है कुछ वियर्ड आउटपुट दे जो हमें नहीं चाहिए, तो हम एक एक्सेप्शन जनरेट करें। तो जो हम अपनी तरफ से एक्सेप्शन अभी क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड कस्टम एक्सेप्शंस और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। So user defined exceptions or custom exceptions. But before that, let's talk about throw clause. Okay, तो अब देखिए यहाँ पर int n equals to integer dot parse int br dot read line से आप क्या होगा, एक इनपुट ले रहे हो और उसको n में सेव कर रहे हो। हम चाहते हैं कि अगर n की वैल्यू 8 है, अगर यूजर n की वैल्यू को 8 इनपुट 8 प्रोवाइड करता है, n की वैल्यू को 8 देता है, तो एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन में जो आपने एक्सेप्शन पढ़ा था वो था डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ओके, जो कि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। हम चाहते हैं कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर यूजर 8 इनपुट कर दे, ठीक है, तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन मतलब बेसिकली जनरेट हो। तो देखिए कैसे करना है उसको, सिंपल सा यहाँ पर आप इफ कंडीशन यूज करोगे। इफ अभी
हमने थ्रोज कीवर्ड देख लिया, थ्रो कीवर्ड की बात करें, ठीक है। तो इफ n इक्वल्स टू 8, ठीक है, दैट व्हाट विल हैपन थ्रो। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये थ्रोज कीवर्ड है और ये थ्रो कीवर्ड है। अब यहाँ देखिए, हम चाहते हैं कि अगर n की वैल्यू 8 हो तो एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन जनरेट करें, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आप देख रहे हो क्या होगा, जैसे ही n की वैल्यू 8 होती है, 8 होने का मतलब है यूजर अगर 8 वैल्यू देता है n को, तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है, जो प्री डिफाइंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, वो कैसे जनरेट हो रहा था? सर डिवाइड बाई जीरो से हो रहा था वो। डिवाइड बाई जीरो पे हो रहा था जनरेट, बट हम यहाँ पे कब जनरेट करना चाह रहे हैं? जब n की वैल्यू 8 है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, प्रोग्राम क्रैश कर फिर आउटपुट विंडो, लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। सर रन नहीं हो रहा है क्या? प्रॉब्लम सर वहीं से हो जाएगा, रन एज करके, फोल्डर पे क्लिक करके, नीचे नीचे है बिल्कुल। कंसोल गायब हो गया सर उसका। let me print some message। नथिंग इज हैपनिंग। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई कोड लिखा नहीं है, हमने n इक्वल्स टू 8 के लिए कोड लिखा है। लेट मी ओके, नाउ यू कैन सी कि जब हम वैल्यू 8 एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पर एक जनरेट हो रहा है जो कि है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम अगर किसी कंडीशन पे एक्सेप्शन जनरेट करना चाहें, ठीक है, एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहें, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड वी कैन थ्रो दैट एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सेप्शन जो है थ्रो कर सकते हो, लाइक दिस, कोई भी कंडीशन आप जब चाहो तब कर सकते हो। तो बेसिकली हम कब करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम एटीएम की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, एटीएम एप्लीकेशन बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर यूजर जो है 18 ईयर्स से ओल्ड, 18 ईयर्स हो या उससे ज्यादा ओल्ड हो, तभी जो है वो अपना अकाउंट एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि यूजर की एज अगर 18 है, ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस शो करा देंगे। लेकिन अगर यूजर की एज 18 से कम है तो एक एक्सेप्शन जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं अगर किसी कंडीशन में, ये हम चाहें। बट ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, ये हमने अभी अपने आप से कोई एक्सेप्शन नहीं बनाया है, ये तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है।
यूजर डिफाइंड तो है नहीं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो थ्रो कीवर्ड का यूज समझ में आया कि हम किसी पार्टिकुलर कंडीशन में चाहे कोई भी एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ सर इसके अंदर कोई मैसेज अगर पास करना चाहे, मतलब हम चाहते हैं कि मैसेज प्रिंट हो इसके जगह पे, तो अब ये चाहते हैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो। एक काम करिए यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, गेट वैल्यू पे, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखते हैं ये चीज जो है, हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं, if n equals to equal to h, so new arithmetic exception else now जेनेरिक एक्सेप्शन है। जेनेरिक एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एक्सेप्शन हो ये उसको कैच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, जो मैसेज है ये आपका, जैसे कि आपने लिखा थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और आप जो है चाहते हो कि कोई मैसेज प्रिंट हो, ठीक है आपका, तो आप क्या करो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर आप अपना मैसेज पास कर दो लाइक दिस माय मैसेज, और जो भी आप चाहो, जो कस्टम मैसेज चाहो वो यहाँ पर पास कर सकते हो। अब होगा क्या, जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और फिर आप देखो ये पैरामीटर ये किसकी तरह लग रहा है, ये है क्या बेसिकली, क्या चीज है ये न्यू कीवर्ड कब हम यूज करते हैं, सर जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट मतलब। बनाना होता है, दैट्स व्हाट। और यहाँ पर हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और ये माई मैसेज क्या है, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर रहा होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास में, जो कि पैरामीटराइज्ड होगा और वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा होगा, ये चीज क्लियर है। यस सर। नहीं है तो बता देना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब हम क्लास बनाते हैं तो या तो ये, अभी आप जब देख रहे थे ये अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते थे। और अगर हमें कोई, मान लीजिए हमने कोई क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि स्ट्रिंग भी लेता हो, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर देते थे, ओके लाइक। तो यहाँ पर होता क्या, अगर आप कोई अपना मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके अंदर अपना मैसेज पास कर सकते हो, माय मैसेज, ओके, जो भी आप मैसेज लिखना चाहो पास करोगे। और क्या होगा, जब भी एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो एक्सेप्शन, यहाँ पर हमें थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अरिथमेटिक। तो आप यहाँ पर देख लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, और ई जो है इस क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये आप ऐसे समझो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई इज इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन माय मैसेज। ये चीज समझ रहे हो, यहाँ पर देख लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, यानी कि क्या है, ई क्या कर सकता है, ई कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक अरिथमेटिक क्लास, एक्सेप्शन। और ये एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, सॉरी ये एक ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेगा, वो ऑब्जेक्ट इसमें से हो जाएगा इस रिफ्रेश में। बेसिकली ई जब आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर ई, तो अभी हमने आपको क्या बताया था अभी एम्प्लॉय क्लास में, कि इसके अंदर एक होगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, उस टू स्ट्रिंग में जो भी जिस तरीके से मैसेज फॉर्मेट लिखा गया होगा वही यहाँ पर प्रिंट होता है। फिलहाल आप इतना और डिटेल, सर कैच के अंदर भी लिखते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा ना? जो भी अपना मैसेज देना चाहो वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि आप आज तो नहीं कस्टम मैसेज मेरा यहाँ पर ई ना प्रिंट हो, यहाँ पर तो आपने यहाँ पे ऐसे मैसेज दे दिया माई मैसेज, बट चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस मैसेज को हटा देते हैं और यहाँ पर कौन सा मैसेज दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेप्शन को, कमेंट कर, अब देखो यहाँ पर
कुछ नहीं प्रिंट हुआ, यानी एक्सेप्शन जो रेड कलर का एक्सेप्शन आपका आ रहा था, ये वो एक्सेप्शन किस पैकेज से बिलोंग करता है वो लिख के बेसिकली आ रहा था, वो चीज यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। अब जो आपका मैसेज है डायरेक्टली वो प्रिंट, ठीक है। हमने आपको एक ये तरीका बताया था कि आप चाहो तो ऐसे ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ई करके आप जो है डिटेल प्रिंट कर सकते हो एक्सेप्शन की। एक और तरीका बताया था, याद है? एक डिटेल्ड वे में अगर हमें प्रिंट करना हो, यस सर, एक वो आता है, मेथड आता है डॉट प्रिंट होता है, सीधा ठीक है। आपको यहाँ प्रिंट। पर सिस्टम यस डॉट डॉट प्रिंट एल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर या एक ये क्लास के अंदर एक मेथड है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के अंदर ही एक मेथड होगा प्रिंट स्टैक, जो डिटेल में आपका जो है एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन क्यों हो रही है वो प्रिंट करेगा, कहाँ हो रही है, क्या जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहाँ पे हो रही है, एक्सेप्शन डेमो डॉट मेन मेथड में, और ये लाइन नंबर आप देख सकते हो 14 में हो रही है, एक्सेप्शन जो जनरेट हो रही है वो 14 लाइन नंबर में हो रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, उसको देखते हैं। नो सर, क्लियर है। अभी तो नहीं पर यहाँ पर आपने देखा एक चीज, बफर रीडर एक काफी बड़ा, ये जावा में सबसे चीज खराब लगती है आपको, इतना अगर इनपुट लेना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बफर रीडर बी आर सर इसीलिए तो स्कैनर क्लास का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, स्कैनर कस्टम इसके लिए यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता है, बस कम क्या, इतनी चीज कम हो जाती है बस। बहुत ज़्यादा रहता है उसमें भी सर, मतलब दोनों में है ज़्यादा। उसमें तो सिस्टम डॉट